आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 से साइंस बुक के चैप्टर फोर्सेस एंड मोशन के नोट्स को पढ़ने जा रही हैं। फर्स्ट टॉपिक है फोर्स। फोर्स एक पुश या पुल होता है। पुश मतलब धक्का देना और पुल यानी खींचना, जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन, स्पीड, डायरेक्शन या शेप को बदल सकता है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फोर्स ऑब्जेक्ट पर कैसे काम करता है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी जानेंगे, जो बताते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्यों और कैसे मूव करती है। टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। आइए समझते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है तो फोर्स लगाने पर वह फिर से चलना शुरू कर सकता है। जैसे जब हम एक फुटबॉल को किक करते हैं तो वह चलने लगती है, मूव करने लगती है। इसी तरीके से नेक्स्ट, फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा या घटा सकती है। जैसे साइकिल को जोर से पैडल करने पर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जबकि ब्रेक लगाने पर साइकिल की स्पीड कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकता है। जैसे क्रिकेट में बैट से बॉल को हिट करने पर उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। फोर्थ, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी बदल सकता है। जैसे लेमन या फिर बैलून को दबाने पर उसका शेप बदल जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि फोर्स को पूरी तरह बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों बताने पड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में होता है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। इसका नाम महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया। ध्यान रखें, यूनिट का नाम न्यूटन है, यानी स्मॉल एन से, लेकिन सिंबल यूज होता है कैपिटल एन। जैसे 10 एन, यहां पर कैपिटल एन यूज होगा। यदि किसी फोर्स की मैग्नीट्यूड बदल जाए, डायरेक्शन बदल जाए या दोनों ही बदल जाए तो उसका इफेक्ट भी बदल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। अब सवाल आता है कि फोर्स को मेजर करने कैसे करते हैं। इसके लिए स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब स्प्रिंग बैलेंस क्या है? स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फोर्स की मैग्नीट्यूड मापता है। पहले इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट का वेट मापने के लिए किया जाता था। अब वेट क्या है कि वेट वास्तव में एक फोर्स ही है। यह वह ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। अब क्वेश्चन है कि स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग बैलेंस में लटकाया जाता है तो स्प्रिंग स्ट्रेच होती है, यानी खुलती है। स्प्रिंग जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगी, जितना ज़्यादा फैलेगी, फोर्स उतना ज़्यादा होगा। स्केल पर रीडिंग देखकर फोर्स की वैल्यू पता की जाती है। जैसे यदि किसी बैग को स्प्रिंग बैलेंस पर लटकाया जाए तो स्प्रिंग नीचे की ओर खींचेगी और स्केल पर फोर्स की रीडिंग दिखाई देगी। यही रीडिंग उस बैग के वेट या फोर्स को दर्शाती है। नेक्स्ट है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत छोटे फोर्सेस महसूस कर सकती हैं, जैसे हल्का सा टच। ऐसे फोर्सेस लगभग 1 मिली न्यूटन यानी 10⁻³ न्यूटन के ऑर्डर में हो सकती हैं। साइंटिस्ट इससे भी छोटे फोर्सेस को मेजर कर सकती हैं। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट में 1 हेक्टो न्यूटन यानी 10⁻24 न्यूटन जैसे बहुत छोटे छोटे फोर्सेस भी मापे जा सके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब हम बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट की मोशन इस बात पर निर्भर करती है कि उस पर लगने वाली फोर्सेस बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। रियल लाइफ में एक से अधिक फोर्सेस हैं। अक्सर किसी ऑब्जेक्ट पर एक साथ कई फोर्सेस काम करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बॉक्स को पुश करना। जब हम किसी बॉक्स को धक्का देते हैं तो उस पर दो तरीके की फोर्सेस लगती हैं। फर्स्ट, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स वो है जिसमें हम खुद धक्का लगा रहे हैं। दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स वो है जो हमारी लगाए हुए धक्के का विरोध कर रही है, यानी फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिट फोर्स है। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल, वाटर में फ्लोटिंग बॉल। पानी में तैरती हुई बॉल पर दो तरीके की फोर्सेस लगती हैं। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल को नीचे की ओर लगातार खींचती है, लेकिन बॉयंट फोर्स ये पानी में लगने वाली फोर्स है जो बॉल को ऊपर की ओर धकेलती है। बैलेंस फोर्स, जब दो फोर्स का मैग्नीट्यूड एक जैसा हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उन्हें बैलेंस फोर्स कहती हैं। ऐसी सिचुएशन में नेट फोर्स 0 हो जाता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता या अपनी मोशन नहीं बदल सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पर टग ऑफ वार। मान लीजिए रस्सा कसी में यानी टग ऑफ वार में दोनों टीम्स 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। एक तरफ 50 न्यूटन तो दूसरी तरफ भी 50 न्यूटन से दोनों खींच रही हैं। तो यहाँ पर नेट फोर्स दोनों का इक्वल लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। रस्सी कहीं भी नहीं लेगी क्योंकि फोर्स यहाँ पर बैलेंस्ड हो गया।
अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस फोर्स जब ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्सेस बराबर नहीं होती तो उन्हें अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इनका नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होता। ऑब्जेक्ट बड़ी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है या एक्सीलरेट करता है। टग ऑफ वार का ही एग्जांपल ले लीजिए। यदि एक टीम 50 न्यूटन और दूसरी टीम 30 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, अपनी ताकत लगा रही है, तो नेट फोर्स 20 न्यूटन होगा, यानी रस्सी 50 न्यूटन वाली डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर फोर्स ज़्यादा लग रही है। नेक्स्ट है नेट फोर्स रूल्स। रूल नंबर 1, अपोजिट डायरेक्शन, यानी जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फॉर्मूला लगेगा नेट फोर्स इक्वल्स टू लार्ज फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, यानी डायरेक्शन हमेशा बड़ी फोर्सेस की ओर बढ़ेगी। जैसे 10 न्यूटन राइट और 6 न्यूटन लेफ्ट की तरफ है तो नेट फोर्स 4 न्यूटन राइट होगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी की तरफ। रूल नंबर 2, सेम डायरेक्शन, जब फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो नेट फोर्स सम ऑफ फोर्सेस होगा, यानी डायरेक्शन भी वही रहेगी। मान लीजिए कि दोनों टीम राइट की तरफ फोर्स लगा रही है, 10 न्यूटन राइट पहली टीम और सेकंड टीम भी 6 न्यूटन राइट, तो दोनों को फोर्सेस को जोड़ा जाएगा, यानी दोनों टीम मिलकर 60 न्यूटन फोर्स लगा रही है। इसी तरीके से सोल्व एग्जांपल कुछ दिए गए हैं। बोथ फोर्सेस टुवर्ड्स राइट, अगर दोनों फोर्सेस राइट की तरफ हैं, 10 न्यूटन राइट 6 न्यूटन राइट, तो टोटल हो गया 60 न्यूटन राइट, यह भी हमने पढ़ा। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस की जाती है। इसी तरीके से बाकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है रेडी टू गो बियॉन्ड। कभी कभी फोर्सेस एक ही लाइन में नहीं लगती बल्कि अलग अलग एंगल्स पर लगती हैं। ऐसी सिचुएशन में नेट फोर्स निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इससे आगे की क्लासेस में विस्तार से पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। यदि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के अलग अलग हिस्सों पर लगे तो ऑब्जेक्ट सीधी मूव करने की बजाय घूम सकता है। जैसे वाटर टैप का घूमना, बाइसाइकिल हैंडल मोड़ना, डोर नॉब घुमाना, यह रोटेशनल कहलाता है, रोटेशनल इफेक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑफ्टन ओवरलुक्ड बट ऑलवेज प्रेजेंट। यानी अब हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमारे हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन अक्सर हम उसे नोटिस नहीं करते। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव करता है, फ्रिक्शन हमेशा उसकी मोशन का विरोध करती है, यानी उसे रोकने का कोशिश करती है। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन आखिर है क्या? जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है और वह किसी सरफेस पर होता है तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच एक फोर्स कार्य करती है जिसे फ्रिक्शनल फोर्स कहती हैं। फ्रिक्शन हमेशा मोशन या मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप एक बॉक्स को दाईं तरफ या राइट साइड मतलब पुश कर रही हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन से अप्लाइड होगी, यानी फ्रिक्शन बॉक्स की मोशन में रुकावट डालेगी। यानी हम तो राइट की तरफ धकेल रही हैं लेकिन फ्रिक्शन फोर्स उसे लेफ्ट की तरफ धकेलेगी। ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो, तब एक नेट फोर्स पैदा होगी और ऑब्जेक्ट आगे बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट है की फैक्ट्स अबाउट फ्रिक्शन। फर्स्ट, फ्रिक्शन सरफेस पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि कॉन्टैक्ट में आने वाली सरफेस कैसी है, स्मूथ या फिर रफ। अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा, ऑब्जेक्ट आसानी से मूव करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मार्बल फ्लोर पर बॉक्स खिसकाना आसान होगा, लेकिन बात करें अगर रफ सरफेस की तो उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मूव करना रफ सरफेस पर कठिन होता है। जैसे कंक्रीट वाली सड़क, अगर बॉक्स को मार्बल फ्लोर पर धकेला जाए तो आसानी से धकेला जा सकता है, लेकिन अगर कंक्रीट वाली सड़क पर जहाँ पर रोडी डस्ट हो, धूल मिट्टी हो, तो वहाँ पर बॉक्स को खिसकाना ज़्यादा भारी पड़ेगा। नेक्स्ट है लेस फ्रिक्शन मीन्स लॉन्गर मोशन। जब फ्रिक्शन कम होती है ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्पीड खोता है, ज़्यादा दूरी तय करता है। जैसे आइस पर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर तक चला जाता है। नेक्स्ट है मल्टीपल फोर्सेस एक्ट टुगेदर। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर एक साथ कई फोर्सेस लग सकती हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अप्लाइड फोर्स फॉरवर्ड की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड। यानी एक ही ऑब्जेक्ट पर ये एक साथ 4 फोर्स लगेंगी। अप्लाइड फोर्स जिसमें हम उस बॉक्स को धकेल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स जिसमें सरफेस बॉक्स को आगे की तरफ धकेलने से रोक रही है,
थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स यानी हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है और नॉर्मल फोर्स जो अपवर्ड की तरफ धकेल रही है। तो नॉर्मल फोर्स क्या है? सरफेस द्वारा ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर लगाया गया फोर्स नॉर्मल फोर्स कहलाता है। यह सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। नेक्स्ट है ग्रेविटी एंड नॉर्मल फोर्स। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ग्रेविटी नीचे की ओर लगती है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगती है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग फ्रिक्शन यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की मदद से फ्रिक्शन को मेजर किया जा सकता है। प्रोसीजर है कि जब किसी ब्लॉक्स को स्प्रिंग बैलेंस से खींचते हैं, जिस फोर्स पर ब्लॉक बस मूव होना शुरू करे वही फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी एंड बैलेंस्ड फोर्सेस। यदि ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होंगे, इसलिए नेट फोर्स 0 होगी और इस सिचुएशन में फोर्स बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है डिफरेंट सरफेस गिवन डिफरेंट रीडिंग। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग सरफेस के अनुसार बदलती है। स्मॉलर रीडिंग मतलब लेस फ्रिक्शन, लार्जर रीडिंग यानी मोर फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट नोट है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कई फोर्स लग सकती है लेकिन उसकी मोशन केवल नेट फोर्स पर डिपेंड करती है, यानी नेट फोर्स जहां पर ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट उस तरफ ही मूव करेगी, चाहे उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे उस पर नॉर्मल फोर्स हो, फ्रिक्शन हो या हमारी अप्लाइड फोर्स हो। नेट फोर्स जिस तरफ ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट उस तरफ ही मूव करेगा। नेक्स्ट है रेडी टू गो बियॉन्ड। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के अलावा दूसरी फोर्सेस भी ऑब्जेक्ट पर वर्क करती हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा। यह है वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की ओर खींचती है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर धकेलती है। एयर रेजिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट हवा में मूव करती है तो हवा भी मोशन का विरोध करती है, इसे एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में यह बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मीट अ साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने बताया कि यदि फ्रिक्शन ना हो तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को लगातार चलने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट आइडिया है कि ऑब्जेक्ट एक बार मोशन में आने के बाद लगातार चलता रहेगा। इस विचार ने पुरानी बिलीफ को गलत साबित किया कि मोशन बनाए रखने के लिए हमेशा फोर्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मीट अ साइंटिस्ट में आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया। इनर्शिया यानी किसी ऑब्जेक्ट की वह टेंडेंसी जिससे वह अपनी करंट स्टेट यानी रेस्ट हो या मोशन उसको बनाए रखना चाहता है। उन्होंने मोशन के 3 लॉस बताए जो बताती हैं कि फोर्स ऑब्जेक्ट को कैसे इफेक्ट करती है। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है जिसका नाम आइजैक न्यूटन के सम्मान में रखा गया था। नेक्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम न्यूटन के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। यह न्यूटन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नियम है जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम यह है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी और अगर वह मोशन में है तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स काम ना करे, यानी उस पर या तो उसे रोके या उसे धकेले ना। आसान भाषा में कही, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाने वाला नेट फोर्स 0 हो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। ऐसी सिचुएशन में एक्सीलरेशन 0 होता है क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी 0। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है स्पीड नहीं बदल रही, डायरेक्शन नहीं बदल रही। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट और नॉन जीरो है तो ऑब्जेक्ट सीधी स्ट्रेट लाइन में एक समान स्पीड से चलता रहेगा। नेक्स्ट है ग्राफ फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, नेट फोर्स, नो नेट फोर्स। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन समय के साथ नहीं बदलती इसीलिए ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी हमेशा 0 रहती है इसलिए ग्राफ टाइम एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। सेकंड, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन लगातार बढ़ती रहती है इसलिए ग्राफ एक स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है इसलिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति एक मूविंग बॉक्स को पुश कर रहा है, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हैं, तो क्वेश्चन है कि क्या बॉक्स चलता रहेगा या रुक जाएगा। जवाब है इसका फ्रिक्शन पीछे की ओर लगती है, अप्लाइड फोर्स आगे की ओर लगती है, तो दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए वे एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी और नेट फोर्स 0 होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार बॉक्स कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया कि बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को लगातार चलाने के लिए लगातार फोर्स लगाना जरूरी है, लेकिन न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है कि मोशन बनाए रखने के लिए फोर्स जरूरी नहीं है। फोर्स केवल मोशन में चेंज लगाने से के लिए जरूरी है। इफ फ्रिक्शन डिड नॉट एग्जिस्ट, मान लीजिए कि फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होती, तब क्या होता? तब ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए केवल शुरुआत में फोर्स लगानी पड़ती, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगातार चलता रहता। यही बात गैलीलियो ने समझाई थी। फोर्स कब जरूरी होता है? फोर्स की आवश्यकता जब होती है जब रेस्ट में पड़ी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए फोर्स लगाई जाए। सेकेंड, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाने के लिए फोर्स लगाई जाती है। मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड घटाने के लिए फोर्स लगाई जाती है, और डायरेक्शन बदलने के लिए भी फोर्स लगाई जाती है। और साथ ही ऑब्जेक्ट अगर पहले से ही मोशन में है तो उसे रोकने के लिए भी फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनर्शिया। डेफिनेशन है इसकी कि किसी ऑब्जेक्ट की अपनी रेस्ट या मोशन को बनाए रखने की टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। एग्जाम्पल है इनर्शिया के कि बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। टेबल क्लॉथ को तेजी से खींचने पर बर्तन अपनी जगह बने रहते हैं। ये सारे इनर्शिया के एग्जाम्पल है। यदि किसी नेक्स्ट है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यह नियम हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाने वाला नेट फोर्स उसकी एक्सीलरेशन को कैसे इफेक्ट करता है। न्यूटन का दूसरा नियम यह कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट करता है। एक्सीलरेशन नेट फोर्स के सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब नियम के अनुसार अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगी, और मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन कम होगी। एग्जाम्पल के लिए एक खाली ट्रॉली को धक्का देना आसान होता है, लेकिन उसी ट्रॉली में भारी सामान भर दिया जाए तो उसे एक्सीलरेट करना कठिन हो जाता है। क्योंकि मास बढ़ जाता है। यहां पर मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में होती है। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि यदि मास समान रहे तो ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ती है। अगर ज़्यादा फोर्स होगा तो एक्सीलरेट भी ज़्यादा ही होगा। यदि फोर्स नॉर्मल एक ही समान रहे और तो कम मास में हमें ज़्यादा एक्सीलरेट मिलेगा, और ज़्यादा मास से हमें कम एक्सीलरेशन मिलेगा। 1 न्यूटन वह फोर्स है जो 1 kg के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन पैदा करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर गिरती है तो उस पर ग्रेविटी काम करती है। ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है, जिसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा, फोर्स इक्वल्स मास इनटू ग्रेविटी, जी फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फोर्स इक्वल्स टू वेट। वेट यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को दर्शाता है। फिर वैल्यू ऑफ जी दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, ग्रेविटी के कारण होने वाला एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हल्का पत्थर भारी पत्थर दोनों वैक्यूम में एक जैसे एक्सीलरेशन से गिरते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग फोर्स एंड मास। यदि मास फिक्स हो, केस नंबर 1, यदि मास फिक्स हो तो मास मोर फोर्स और मोर एक्सीलरेशन होगा, लेस फोर्स होगी तो लेस एक्सीलरेशन होगा। दूसरे केस में अगर फोर्स सेम रहे तो स्मॉलर मास में लार्ज एक्सीलरेशन मिलेगा और लार्ज मास में स्मॉलर एक्सीलरेशन, यानी ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। केस 1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन केस सेकंड में अगर एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। नेक्स्ट है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। यदि आप अपनी हथेली पर 100 ग्राम्स का कोई ऑब्जेक्ट रखती हैं तो आपकी हथेली लगभग 1 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड फोर्स लगाती है। नेक्स्ट है रेडी टू गो बियॉन्ड। मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का रिजल्ट बताता है, या मूवमेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के समान होती है। न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम के रूप में भी लिखा जाता है, जैसे नेट फोर्स मोमेंटम के चेंज की रेट को प्रोपोर्शनल होती है। नेट फोर्स मोमेंटम के चेंज की रेट के प्रोपोर्शनल होती है। रियल लाइफ एप्लीकेशन।
फर्स्ट, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। जब खिलाड़ी बॉल पकड़ते समय अपने हाथ पीछे ले जाता है तो स्टॉपिंग टाइम बढ़ जाता है। रिजल्ट, फोर्स कम हो जाती है और चोट लगने की संभावना घट जाती है। सेकंड, एयर बैग्स इन कार्स। एक्सीडेंट्स के समय एयर बैग्स इम्पैक्ट का समय बढ़ा देती है, पैसेंजर पर लगने वाली फोर्स कम हो जाती है। नेक्स्ट है कोकोनट फॉलिंग ऑन ग्राउंड। जब नारियल जमीन पर गिरता है तो वह बहुत कम समय में रुक जाता है। रिजल्ट, बहुत बड़ी फोर्स प्रोड्यूस होती है और नारियल टूट सकता है। नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे। यह न्यूटन के सबसे इंपॉर्टेंट लॉस में से एक है और हमें बताता है कि फोर्स हमेशा पेयर में काम करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ यह बताता है कि whenever one object exert a force on another object, the second object exert an equal and opposite force on the first object। आसान भाषा में कहे कि हर एक्शन के बराबर और विपरीत दिशा में एक रिएक्शन होता है, मतलब every action has an equal and opposite reaction। फोर्स हमेशा इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होता है, फोर्स कभी अकेले नहीं लगता। जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। इसी को एक्शन रिएक्शन पेयर कहती हैं। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट, मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होती है, यानी एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों बराबर होंगे। सेकंड, डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है, यानी एक फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा दूसरी फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। थर्ड, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगती हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगती हैं, इसीलिए वे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। एग्जाम्पल, किकिंग अ बॉल। जब खिलाड़ी गेंद को किक करता है, बॉल को किक करता है, फुटबॉल पर फोर्स लगता है, बॉल भी फुट पर उतना ही प्रेशर या फोर्स लगाती है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। एक्शन हुआ कि फुटबॉल को पर लात मारी गई, ये एक्शन है, और रिएक्शन कि जब फुटबॉल पर आपने फुट मारा तो आपके फुट पर भी रिएक्शन हुआ उसका। सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, वॉकिंग ऑन रनिंग। जब हम चलते हैं हमारा पैर जमीन को पीछे की ओर धक्का देता है, जमीन हमें आगे की ओर धक्का देती है। इसी रिएक्शन फोर्स के कारण हम आगे बढ़ती हैं। यहाँ एक्शन है फुट पुशिस ग्राउंड बैकवर्ड और रिएक्शन है ग्राउंड पुशिस पर्सन फॉरवर्ड। थर्ड एग्जांपल साइकिल का। साइकिल चलाते समय पैर जमीन को पीछे की ओर फोर्स लगाती है, जमीन साइकिल को आगे की ओर फोर्स देती है, इसी कारण साइकिल आगे बढ़ती है। फोर्थ एग्जांपल, नाव चलाते समय पैडल पानी को पीछे धकेलता है और पानी नाव को आगे धकेलती है, इसीलिए बोट आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है रियल लाइफ एप्लीकेशन। फर्स्ट, रॉकेट लॉन्च। रॉकेट लॉन्च न्यूटन्स थर्ड लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या होता है कि रॉकेट अपनी एग्जॉस्ट गैस को नीचे की ओर तेजी से फेंकता है। इसका रिएक्शन ये होता है कि गैसेस रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का देती है, इससे रॉकेट ऊपर उड़ता है। चंद्रयान 3 का एग्जाम्पल कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान रॉकेट इंजन ने गैसेस को मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में निकाला। इस रिएक्शन फोर्स से विक्रम लैंडर की स्पीड कम की और सेफ लैंडिंग में मदद की। इस रिएक्शन फोर्स ने विक्रम लैंडर की स्पीड कम की और सेफ लैंडिंग में मदद की। सेकंड, बैलून। जब बैलून की हवा बाहर निकलती है, एक्शन है इसमें एयर बैकवर्ड निकलती है और रिएक्शन बैलून फॉरवर्ड मूव करता है। नेक्स्ट है जंपिंग। जब कोई पर्सन कूदता है, लेग्स जमीन को नीचे की ओर धकेलती हैं और रिएक्शन है इसका कि ग्राउंड पर्सन को ऊपर की ओर पुश करती है, जिससे व्यक्ति हवा में उछल सकता है। इंपॉर्टेंट नोट, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्शन फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर लगता है और रिएक्शन फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगता है, इसलिए दोनों कैंसिल नहीं होते। जब आप दीवार को धक्का देती हैं, आप दीवार पर फोर्स लगाती हैं, दीवार भी आप पर उतना ही फोर्स लगाती है। यही कारण है कि आपको अपने हाथ का प्रेशर महसूस होता है। नेक्स्ट है फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हम फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट को समझेंगे। यह टॉपिक न्यूटन्स लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसमें हम कई ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर प्रॉब्लम को आसान बनाती हैं सिस्टम अप्रोच क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ी होती हैं तो उन्हें अलग अलग देखने के बजाय एक सिंगल सिस्टम माना जा सकता है। ऐसी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है। सिस्टम का मतलब है कि सभी जुड़े हुए ऑब्जेक्ट को एक साथ कंसीडर करना।
एग्जाम्पल, मान लीजिए दो बॉक्सेस है। बॉक्स 1 का मास है m1, बॉक्स 2 का मास है m2। दोनों एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखे हैं, यानी किसी चिकने सरफेस पर। अब बॉक्स 1 को एक एक्सटर्नल फोर्स F से राइट ओर खींचा जा रहा है। फर्स्ट, इंटरनल फोर्स। जो फोर्सेस सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट के बीच लगती है, यहाँ उसे इंटरनल फोर्स कहती हैं। यहाँ स्ट्रिंग की टेंशन इंटरनल फोर्स है। बॉक्स 1 पर टेंशन बाई राइट साइड और लग रही है और बॉक्स 2 पर लेफ्ट साइड। ये दोनों इक्वल और अपोजिट होती हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फोर्स। जो फोर्स सिस्टम के बाहर से लगती है, यहाँ उसे एक्सटर्नल फोर्स कहती हैं। जो फोर्स सिस्टम के बाहर से लगती है उसे एक्सटर्नल फोर्स कहती हैं। यहाँ F एक्सटर्नल फोर्स है। नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोच का फायदा। अगर हम दोनों बॉक्सेस को एक ही सिस्टम मान लें तो टेंशन को अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है और सिस्टम के अंदर ही कैंसिल हो जाती है, इसलिए केवल एक्सटर्नल फोर्स F इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का मास होगा m1 प्लस m2। न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन निकला फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ सिस्टम, यानी एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय मास 1 और मास 2 का टोटल, यानी दोनों बॉक्सेस, यदि यही दोनों बॉक्सेस के कॉमन एक्सीलरेशन होगा। नेक्स्ट है ट्राई योरसेल्फ में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जब फोर्स बॉक्स 1 को खींचता है तो बॉक्स 2 को कौन खींचता है? आंसर, स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हुआ टेंशन। जब बॉक्स 1 आगे बढ़ता है तो स्ट्रिंग टाइट हो सक जाती है और टेंशन की मदद से बॉक्स 2 भी खींचता है। नेक्स्ट है रेडी टू गो बियॉन्ड। वास्तविकता में सिस्टम पर कुछ और फोर्सेस भी लगती हैं, डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, क्योंकि बॉक्सेस ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते। इसीलिए न्यूटन 1 और न्यूटन 2 बराबर होंगे मास 1 और मास 2 से। मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर होगी टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए कि जब पूरे सिस्टम को एक साथ कंसीडर करती हैं तो इंटरनल फोर्सेस को इग्नोर किया जा सकता है। केवल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सीलरेट तय करती हैं। पूरे सिस्टम का मास सभी मासेस का टोटल होता है। अब आती है इसकी समरी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। फर्स्ट, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि यदि नेट फोर्स 0 है तो वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती ही रहेगी। नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स एक्सीलरेशन पैदा करता है, यानी फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। थर्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ, हर एक्शन के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। और फिर सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, कई जुड़े हुए ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम मान सकती हैं। इंटरनल फोर्स कैंसिल हो जाती हैं और केवल एक्सटर्नल फोर्सेस इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी जब कई जुड़े हुए ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम माना जाता है तो इंटरनल फोर्सेस जैसे टेंशन को इग्नोर करके एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद से पूरे सिस्टम की एक्सीलरेशन निकाली जाती है। तो ये चैप्टर आज यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की